हाँ हाँ, नमस्ते काशीनाथ। जुड़ गए हैं ना। जी। मैं सी हूँ। हाँ हाँ, मैं जुड़ रही हूँ, बस एक मिनट है। जैसे ही मुझे देखें तो आनंद आई जी का सभी लोग आ गए। Then just show me properly. सभी लोग जुड़ गए तो मैं जुड़ ही रही हूँ, मुझे Yes. बस एक तब तब जैसे ही मुझे देखें। हाँ। अरुणा जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कृष्णा जी। जी। रमा मैडम ने जी कैसे कहा हैं अनु कि भाई? हाँ, नमस्कार नमस्ते नमस्ते अनु नमस्ते रमा जी। जी। नमस्ते। नमस्कार माधुरी जी। हाँ, सभी नमस्कार को माधुरी जी। नमस्ते। सभी नमस्कार को माधुरी जी। नमस्ते। हाँ, सभी को नमस्ते। नमस्ते बहन जी, स्वागत है। थैंक यू। कार्यक्रम आरंभ करते हैं। हाँ जी काशीनाथ, आप आराम करें। आज के हमारे आभासी कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर वी वेंकटेश्वर राव जी, सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक राजभाषा, केनरा बैंक एवं भाषाविद भारत से। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी। हिंदी से प्यार है अमेरिका से अनूप भार्गव जी। केन्या से हिंदी भाषा अध्यापिका श्रीमती नवनिधि गुप्ता जी। जापान से हिंदी भाषा अध्यापिका डॉक्टर रमा पूर्णिमा शर्मा जी तथा मॉरिशस से हिंदी भाषा शिक्षिका डॉक्टर राजलक्ष्मी रोशनी जी। हमारे आज के प्रतिभागी केन्या से सुश्री अवनी गुप्ता जी, जापान से सुश्री जाह्नवी श्रीवास्तव जी तथा मॉरिशस से सुश्री त्रिशिता रामजीतन जी। जूम तथा फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े सभी हिंदी प्रेमी, विश्व हिंदी सचिवालय शिक्षा तृतीयक शिक्षा विज्ञान ये और होना देर की। प्रौद्योगिकी मंत्रालय मॉरिशस एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वावधान में तथा हिंदी की गूंज जापान डीएवी कॉलेज मौसेलमो सेंट ऑन्द्रे मॉरिशस और हिंदी से प्यार है अमेरिका के आयोजित हिंदी में अभिव्यक्ति भाग 14 आभासी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं स्वागत भाषण देने के लिए आमंत्रित करता हूं विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को। आप विश्व हिंदी सचिवालय का कार्यभार संभालने के साथ साथ विश्व के कोने कोने में फैले हिंदी प्रेमियों को एक सूत्र में जोड़ने का सराहनीय कार्य भी कर रही हैं। स्वागत भाषण के लिए मंच पर आपका स्वागत है डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। धन्यवाद डॉक्टर काशीनाथ जी। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर वेंकटेश्वर राव जी, विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव एवं अधिकारीगण, हिंदी से प्यार है के संस्थापक और सदस्यगण, आदरणीय वक्ता और सभी प्रतिभागीगण, हिंदी प्रेमियों, सबको सादर सप्रेम नमस्ते। हिंदी में अभिव्यक्ति कार्यक्रम की धारा अविरल गति से आगे बढ़ती जा रही है। इस धारा के साथ चलने वाला हर विद्यार्थी हिंदी में अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रोत्साहन प्राप्त कर रहा है। इसी विश्वास के साथ हिंदी में अभिव्यक्ति का एक नया संस्करण लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप सबका
मैं खुशी के साथ इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। अध्यक्ष महोदय डॉक्टर वेंकटेश्वर राव जी का विशेष स्वागत किया जाता है। आपका क्षेत्र हिंदी शिक्षण नहीं रहा है, परंतु हिंदी भाषा के विकास हेतु आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को अवश्य सराहा जाता है। बोलचाल और लेखन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आप कई दशकों से कार्य करते आ रहे हैं। विश्व भर में हिंदी सीख रहे बच्चों और युवाओं को आज आप क्या संदेश देंगे और अलग अलग देशों में हो रहे हिंदी शिक्षण पर आपकी क्या टिप्पणी होगी, यह जानने के लिए हम सब उत्सुक हैं। कार्यक्रम में हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। अफ्रीका के पूर्वी प्रांत में स्थित केन्या गणतंत्र में हिंदी अध्यापन कार्य से जुड़ी श्रीमती नवनिधि गुप्ता जी और 9वीं कक्षा की छात्रा कुमारी अवनी गुप्ता जी का मैं स्वागत करती हूँ। भारत से बाहर निकलकर धरती के किसी दूसरे भाग में हिंदी पढ़ाने की कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं और इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, जिससे कि विद्यार्थी को हिंदी सीखना कठिन न लगे। इस विषय पर नवनिधि नवनिधि जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। छात्रा अवनी गुप्ता यह बताएंगी कि उनकी दृष्टि में हिंदी क्यों उपयोगी है। आज के बच्चे हिंदी में बड़ी कुशलता से अपने भाव प्रकट कर पाते हैं। इसका प्रमाण हमें अवनी जी द्वारा अवश्य ही प्राप्त होगा। अवनी की ही भांति जापान से सुश्री जाह्नवी श्रीवास्तव हिंदी भाषा विषय पर अपनी धारणा हमसे साझा करेंगी। जाह्नवी की अध्यापिका डॉक्टर रमा पूर्णिमा शर्मा जी का भी वक्तव्य हमें सुनने का अवसर प्राप्त होगा। रमा जी का हिंदी कार्य बहुआयामी है। आप जापान में हिंदी की पत्रिका निकालती हैं, छात्रों को हिंदी पढ़ाती हैं और हिंदी में साहित्य सृजन भी करती हैं। आपके द्वारा तैयार किए गए 145 प्रवासी भारतीय साहित्यकारों का बृहद साझा संग्रह कुछ ही दिनों में प्रकाशित होकर पाठकों के हाथों में पहुंच जाएगा। लेखन और प्रकाशन दोनों ही कार्यों से समय निकालकर आप हिंदी कैसे पढ़ाती हैं, यह हम आप ही के मुख से सुनना चाहेंगे। जापान से डॉक्टर रमा पूर्णिमा शर्मा जी एवं सुश्री जाह्नवी श्रीवास्तव जी का मैं स्वागत करती हूँ। आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में मॉरिशस के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम प्रांत में डीएवी कॉलेज नाम से 3 माध्यमिक पाठशालाएं संचालित होती हैं, जिनमें 7वीं कक्षा से लेकर 13वीं कक्षा तक सैकड़ों विद्यार्थी हिंदी सीखते हैं। आर्य सभा के अनेक कार्यक्रमों में वे हिंदी में मनभावन प्रस्तुतियां भी करते हैं। आज मॉरिशस के उत्तर में पाए जाने वाले डीएवी मोसेल्मो सैंतोंद्रे पाठशाला की अध्यापिका श्रीमती राजलक्ष्मी रोशनी जी का वक्तव्य होगा। उन्हीं की छात्रा कुमारी त्रिशिता रामझितन जी चयनित विषय पर अभिव्यक्ति करेंगी। श्रीमती राजलक्ष्मी रोशनी जी और सुश्री त्रिशिता रामझितन जी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। इस मंच पर उपस्थित सभी हिंदी सहयोगियों का और ऑनलाइन हिंदी प्रेमियों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आप सबको नमन है, आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को इस
उत्साहवर्धक स्वागत भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों एवं वक्ताओं से यह विनम्र निवेदन है कि वे अपनी समय सीमा का ध्यान रखें। धन्यवाद। अब हम अपनी प्रथम प्रतिभागी को मंच पर बुलाते हैं। आप हैं केन्या से सुश्री अवनी गुप्ता जी। आप 9वीं कक्षा की छात्रा हैं और आप हिंदी की पुस्तकें पढ़ना पसंद करती हैं। आप फ्रेंच, हिंदी और अंग्रेजी जानती हैं। आप एक अच्छी वक्ता भी हैं। आप हमसे हिंदी भाषा से संबंधित कुछ जानकारियां साझा करेंगी। मंच पर आपका स्वागत है सुश्री अवनी जी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं अवनी गुप्ता नैरोबी केन्या से कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि मैं आप सबके सामने अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हूँ। हिंदी मेरी मातृभाषा है और मैंने बचपन से ही हिंदी भाषा पढ़ी है। वैसे हमारे विद्यालय में सारे विषय अंग्रेजी में ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मुझे हिंदी पढ़ना और लिखना बहुत पसंद है क्योंकि हम हिंदी में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी हमें एक दूसरे से जोड़ती है। तो आज मैं हिंदी भाषा की उपयोगिता के बारे में बात करूंगी। हिंदी भाषा दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ, जो दुनिया की सर्वप्रथम भाषा है। हिंदी भाषा संस्कृत का अपभ्रंश रूप है। हिंदी भारत ही नहीं अपितु विश्व की एक प्रमुख भाषा के रूप में उभरी। भारत सरकार के द्वारा हिंदी का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसे 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया, जिसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आज के समय में हिंदी विश्व की सबसे प्रसिद्ध भाषाओं में से एक है एवं विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, जिसका विस्तार विश्व के लगभग 46 देशों तक है। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र, जिसमें हर प्रांत की अपनी एक भाषा और बोली है। हमारी राजभाषा हिंदी एकता एवं अखंडता की कड़ी है, जो संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। हिंदी भाषा बहुत ही सरल, सहज एवं मधुर है। देश की सभी जगहों पर आम जनता अपने नियमित कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करती है। राजभाषा हिंदी संपूर्ण देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली एवं समझी जाती है। विश्व के लगभग 137 विश्वविद्यालयों में हिंदी का शिक्षण होता है। विश्व के लगभग 12% लोग हिंदी भाषा जानते हैं एवं भारत देश के लगभग 80% लोग द्वारा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कई प्रकार के सॉफ्टवेयर एवं स्मार्टफोन एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप में हिंदी में लिख सकते हैं। आज के दौर में करोड़ों लोग हिंदी भाषा में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आज की हिंदी एक समृद्ध एवं विकासशील भाषा है, जो सिर्फ अंग्रेजी के 10,000 से अधिक शब्दों को अपना चुकी है। हिंदी भाषा के शब्दकोश में शब्दों की संख्या 20,000 से बढ़कर 1,50,000 हो चुकी है। हिंदी में इंटरनेट प्रयोग करने वाली संख्या 94% से बढ़ी है। हिंदी आज विश्व में मनोरंजन की दुनिया में सबसे आगे है। विश्व के कई देशों के द्वारा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। हिंदी के महत्व को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी का महत्व और अधिक बढ़ाएं। मुझे गर्व है कि हिंदी मेरी भाषा है। और अंत में मैं हिंदी की उपयोगिता को दर्शाते हुए कविता की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। जान जान की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी।
जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजाई भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। हिंदी भाषा पर, उसके उद्भव और विकास पर तथा उसके उसकी उपयोगिता पर इतनी सुंदर प्रस्तुति देने के लिए सुश्री अवनीश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दूसरी प्रतिभागी हैं जापान से सुश्री जाह्नवी श्रीवास्तव जी। यह खुशी की बात है कि आप जापान से प्रकाशित हिंदी की गूंज पत्रिका में लिखती भी हैं। हिंदी भाषा पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मंच पर आपका स्वागत है सुश्री जाह्नवी श्रीवास्तव जी। जी धन्यवाद। तो नमस्कार। इस सचिवालय से संबंधित सभी माननीय गण एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सदस्यों का मेरा सादर प्रणाम। मैं जाह्नवी श्रीवास्तव ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल टोक्यो के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा हूँ। मैं रमा मैम एवं विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस को आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। हमारे विद्यालय में अध्ययन करते हुए हिंदी भी मेरे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, और हो भी क्यों ना, हिंदी मेरी मातृभाषा भी है। यहाँ तक कि जब भी भारतीय दूतावास में हिंदी से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता है, मैं उससे प्रतिभागी बनकर बहुत ही गौरवान्वित होती हूँ। साथ ही जब मैं जापान के मूल के नागरिकों का हिंदी के प्रति उत्साह एवं उत्सुकता देखती हूँ, तो मेरा अपनी मातृभाषा हिंदी के प्रति सम्मान एवं प्रेम और भी बढ़ जाता है। विभिन्न भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अवसर पर भी हिंदी काफी बढ़ चढ़कर बोली जाती है। हमारे विद्यालय में भी जापानी मूल के विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति रुचि देखी गई है। विगत कई वर्षों में भारत और जापान के द्विपक्षीय सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध और भी प्रगाढ़ होने के फलस्वरूप आम जापानी लोगों के मन में हिंदी एक भारतीय भाषा के रूप में और भी प्रचलित रूप से जानी जाने लगी है। हिंदी चलचित्र एवं संगीत भी बहुत प्रसिद्ध रूप से लोगों में जानी जाती है। विभिन्न कार्यक्रमों में भारतीयों के साथ साथ जापानी लोग भी हिंदी संगीत पर नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, जो कि हिंदी के विस्तार एवं स्वीकार्यता का द्योतक है। कहीं ना कहीं मेरे मन में इस प्रकार की भावना है कि मैं जापान में हिंदी का प्रतिनिधित्व करने वालों में से एक हूँ, और इस पर मुझे बहुत गर्व है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि भारत के प्रगतिशील भविष्य यात्रा के साथ साथ हिंदी भी सारे विश्व में सार्वभौमिक भाषा के रूप में प्रसिद्ध हो। धन्यवाद। जापान में हिंदी पर इस मनोरम प्रस्तुति के लिए धन्यवाद सुश्री जाह्नवी श्रीवास्तव जी। इस आभासी कार्यक्रम की तीसरी प्रतिभागी हैं मॉरिशस से सुश्री त्रिशिता रामजीतन जी। आप ग्रेड 12 में पढ़ती हैं तथा आप डीएवी कॉलेज मॉसेल मॉरिशस की छात्रा हैं। मंच पर आपका स्वागत है सुश्री त्रिशिता रामजीतन जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम त्रिशिता रामजीतन देवी है और मैं मॉरिशस के दयानंद एंग्लो वैदिक पाठशाला की 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। इस आभासी कार्यक्रम में हिंदी अभिव्यक्ति करने का सौभाग्य मुझे मिला। इसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा विषय होगा निबंध पर, जिसका शीर्षक वन संरक्षण की महत्व एवं उपयुक्तता होगी, जो कि वर्तमान युग में अत्यंत प्रासंगिक भी है। तो साहित्य है जो भूमि प्राधिवित है, आने वाली है, वस्तुतः वन प्रदेश के फेफड़े कहलाए जाते हैं।
वे ऑक्सीजन के निर्माणशाला है तथा एक वक्त प्राकृतिक संसाधन है। जिस प्रकार कुत्ते के थी न रह पाएगा उसी पर्यावरण के बिना बच नहीं पाएगा। वन सुरक्षित वनस्पति और प्राणी समूह की हमारी की आवाज थोड़ा कट रहा है सर। ऋषिता जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अगर आप अपना वीडियो बंद करके केवल ऑडियो ऑन करेंगे, ट्राई कीजिए। अगर इंटरनेट कनेक्शन सही आए। आवाज नहीं आ रही है ऑडियो और वीडियो के साथ। आप वीडियो बंद करके केवल ऑडियो पर कीजिएगा, फिर बाद में फिर से वीडियो ज्वाइन कर दीजिएगा। ओके। जी। तो मैं कह रही थी कि प्रकार मनुष्य की अनुपस्थिति में जीवित न रह पाएगा, भांति पर्यावरण वनों बिना बच नहीं पाएगा। वन वनस्पति और प्राणी समूह के अनुकूल है। वह हमारी लगता है म्यूट हो गई हैं आप। वो उनका कनेक्शन अब फिर से जुड़ रही है। जी जी। उन्होंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया लेकिन फिर भी जुड़ नहीं पा रही वो ऋषिता जी। आवाज आ रही है? जी, आपकी जी आवाज आ आवाज। रही है। ओके, थैंक यू। हमारी पारिस्थितिकी तंत्र वन की प्रभावशाली पहलू है। इससे जुड़ी हर दृष्टिकोण को लेकर कदम उठाना चाहिए। समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन BNRM से प्रसिद्ध, उनकी दृष्टि में वन संरक्षण एक क्रियाशील विधि है जो देशीय संप्रदायों को शामिल करता है। यह वहनीय संचालन को बढ़ावा देता है तथा उनके द्वारा की गई प्रतिवाद, जैसे कि पेरू में खनिकर्म को हानि पहुंचाने से विरोध किया गया है। अर्थात यह प्रमाणित होता है कि वनों की सुरक्षा संभव है, तो क्यों ना हम वनों की सुरक्षा करते हैं। आधुनिकरण ने जैव विविधता की आश्रय को वन नाशन के माध्यम से नष्ट कर दिया। इसके अतिरिक्त 1/3 से अधिक औषधीय जरूरतें वृक्ष द्वारा बनाई जाती हैं। इसीलिए अरण्य को बचाना अधिकतम आवश्यक है। चिकित्सा व विज्ञान के क्षेत्रों में प्रभावशाली होने के साथ साथ वन रोजगार करने में सहायक भी है। PEFC के अनुसार ऐसे बहुत जन हैं जो वनों के सहारे से अपनी आजीविका कमाते हैं। उनकी खोज कार्य में अरब ग्रामीण वन के उपबंधित खान पान पर निर्भर करते हैं। वन मूलभूत उत्तरजीविता के परे मानवीय भलाई के लिए भी गुणकारी है, जैसे कि मनोरम दृष्टि प्रदान करके हमारी तनाव व थकान से मुक्त करती है। इसी प्रकार निश्चित रूप से वन संरक्षण का प्रभाव व उपयोगिता एक मौलिक विषय है। मेरा संदेश यह है कि अरण्य मानव जीवन की रीढ़ है, इसलिए यह सलाह दी जाएगी कि हम नियमित ढंग से और वनों को सुरक्षित करके उनका प्रयोग करें। अब मैं इस विषय के परे सामान्य रूप से हिंदी भाषा में कुछ कहना चाहूंगी। हिंदी भाषा सबको एकजुट करता है, जैसे कि हम एक दूसरे से संचार कर रहे हैं। तो चलिए इस भाषा को जीवित रखते हैं
और एक परिवार की तरह शिक्षाओं का आदान प्रदान करती हैं। आपके ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्ते। हिंदी भाषा पर तथा हिंदी भाषा में अपने विचार प्रकट करने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए सुश्री त्रिशिता रामजीतन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने तीनों प्रतिभागियों को सुनने के पश्चात हम मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारी आज की प्रथम वक्ता केन्या से हिंदी भाषा अध्यापिका श्रीमती नवनिधि गुप्ता जी को। आपने एमए हिंदी के साथ बीएड की पढ़ाई भी की है तथा केन्या के नैरोबी शहर के एक स्कूल में हिंदी अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं। आप कहानियां और कविताएं भी लिखती हैं। आप केन्या की एक कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना पूर्ण योगदान दे रही है। मंच पर आपका स्वागत है मैडम। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया देखिए आप अम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। नवनिधि मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। मैडम अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे माइक्रोफोन का कुछ इश्यू है ये। मैम ने अपनी वॉइस कम कर रखी है। प्लीज मैम इंक्रीज योर वॉइस। मैडम देखिए अगर आपने माइक्रोफोन का वॉल्यूम अगर बढ़ा सकती हैं तो अच्छा होगा क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। अ, हाँ हाँ काशीनाथ जी, मुझे लगता है जब तक कि यह तकनीकी समस्या का हल न हो जाए हम दूसरे वक्ता की ओर बढ़ते हैं। तब जी तक मैडम। नवनिधि जी प्रयास करेंगी। जी जी। हमारे मध्य दूसरी वक्ता के रूप में आ रही हैं जापान से हिंदी भाषा शिक्षिका डॉक्टर रमा पूर्णिमा शर्मा जी। आप जापान में हिंदी और पंजाबी भाषा के प्रचार प्रसार के साथ साथ भारतीय संस्कृति की सेवा तथा किन्नर समाज के सुधार एवं उद्धार में विशेष रूप से कार्यरत हैं। आपकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें जापान का सनातन धर्म, दिल की बातें और देहरी पर दीपक आदि हैं। आपने अनेक साझा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं को अपनी सुंदर रचनाएं भेजी हैं और उनको सुशोभित किया है। मंच पर आपका स्वागत है डॉक्टर रमा पूर्णिमा शर्मा जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं माधुरी जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का आमंत्रण दिया। और अनूप भाई आपका भी बहुत वर्षों से जान पहचान मिल भी चुके हैं शिखा जी सबसे। और आदरणीय मॉरिशस आने का भी बहुत जल्दी सपना पूरा हो जाएगा। और आज का जो टॉपिक रखा हिंदी का जो मुद्दा है वो बहुत ही अच्छा है। हम लोग अपने अपने जीवन में से समय बचा कर नहीं, पहले हिंदी को रखकर उसके बाद के समय में अगर हम घर का कार्य करें तो मेरे ख्याल वो हमारी हिंदी के लिए असली वो होगी श्रद्धा। क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, घर के काम भी होते हैं, हिंदी को भी देखना है, पत्रिका भी है और उसके बाद हिंदी को
का प्रचार प्रसार भी करना है। ये जानवी बिटिया जो बैठी है यहाँ पे, ये इससे मेरी लास्ट टू लास्ट ईयर मुलाकात हुई एम्बेसी में, और उसके बाद से फिर हम इकट्ठे आगे बढ़े। पिछले साल एम्बेसी में हमने कार्यक्रम किया, यहाँ पे कवि ढूंढने का प्रयास बहुत किया, तब हमें कवि भी नहीं मिले, पर बच्चों ने साथ इतना दिया मेरा कि जो मैंने सरोजनी नायडू के जन्मदिन पे हमने कार्यक्रम करना था, इन सब बच्चों ने, इसने अपनी कविता लिखी, बाकी बच्चों ने जो पढ़ाया मैंने वो ही पढ़ के बोला, मतलब हिम्मत की। कोई छठी का, कोई 8वीं का, कोई 10वीं का छात्र था। तो इस तरह हमने हिंदी को धीरे धीरे बच्चों में आगे बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने करीब 10 साल पहले, मेरे को यहाँ 35 वर्ष हो गए रहते हुए, और 10 वर्ष पहले ऐसे ही मुझे ख्याल आया कि जापान से कौन कौन सी पत्रिका निकलती है। तब मैंने देखा कि यहाँ पर सब भाषाओं की पत्रिका है, परंतु हिंदी की नहीं है। तो फिर मैंने इस की प्रयास की और कोशिश करनी शुरू की कि मैं यहाँ से हो सके तो हिंदी की पत्रिका निकालूं, जो 2020 में मेरी कामयाब हो गई, और यहाँ से रजिस्टर्ड भी हो गई मेरी पत्रिका। तो पहले साल तो ई पत्रिका चली, फिर अब हार्ड कॉपी भी निकलती है। और फिर इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, इनको कैसे हिंदी से जोड़ना है, सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये था। तो बच्चों में एक क्यूरियोसिटी होती है, वो जो करते हैं ना उसको आप तारीफ करें तो बच्चा थोड़ा सा खुश हो जाता है। तो मैंने बच्चों की ड्राइंग्स लेनी शुरू की, पेंटिंग। हिंदी की गूंज की जो कवर पृष्ठ है वो बच्चों की पेंटिंग से ही बनता है। किसी भी बच्चे की, अननोन की, मैं नहीं जानती, मुझे ईमेल आती है, मैं उसमें से संपादक मंडल में हम चूज करते हैं, फिर वो कवर पेज बनता है, और बच्चों को फिर बाद में वार्षिक समारोह में सम्मानित किया जाता है। क्योंकि जिसकी वो कवर पेज बनेगी उसमें उस बच्चे का नाम, उसकी कक्षा और उसके स्कूल का नाम, ये 3 चीजें जरूर होती हैं। स्कूल का होने से वो स्कूल में दिखाएगा, और बच्चों में भी ये क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि हम भी हिंदी का करें। अब वो 2-2, 4-4 लाइनों में मुझे कविताएं भी भेजने शुरू कर दी। इसने सबसे पहले, जानवी ने मुझे भेजी थी चिड़िया, मुझे याद है, और इसकी बड़ी प्यारी कविता थी चिड़िया। और उससे फिर मुझे लगा कि बच्चे इस तरह लिख सकते हैं, तो मैंने इस की और कदम बढ़ाए, जो आज बहुत से बच्चे मुझे भेजते हैं। और क्योंकि हमारी हिंदी जो राजभाषा है, जैसे बिटिया ने पहले बताया, तो उसको हमने राष्ट्रभाषा बनाना है, ये हम सबका मुद्दा है। ये इस पे आप सब काम कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, छोटे छोटे प्रयास मिलके एक बड़ा कदम बन जाते हैं। तो इसी में ही हमने करना है। मेरी पत्रिका निकल रही है, इसमें मैं सब बच्चों को, पूरे विश्व से आती है मेरे पास रचनाएं, पेंटिंग्स, सब कुछ आता है, और हम इस तरह मिलके हिंदी के लिए एक झंडा लेके आगे बढ़ते हैं। और इधर जानवी बच्चों को इकट्ठा करती है, और जानवी बच्चों को फिर मेरे को बताती है, मैम ये बच्चा भी है हिंदी के लिए, तो बेटे बहुत अच्छा है, इसकी कोई पेंटिंग भेजो, फिर ये हिंदी की और इसको लेके आएंगे। क्योंकि यहाँ इसके स्कूल में, चाहे वो इंडियन ग्लोबल स्कूल है, वहां पे हिंदी नहीं होती पढ़ाने के लिए, वो बच्चे इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो ये हम दोनों का मिला जुला प्रयास रहता है सबको हिंदी की ओर खींचने का। मेरे ख्याल तो हमें सबको, सभी कर भी रहे हैं, और क्योंकि बच्चे भी आज जुड़े हैं, बच्चों के साथ मिलके करेंगे तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। मैं इस विषय में अपनी एक 8वीं की लिखी हुई छोटी सी कविता सुनाती हूँ, और उसके बाद फिर अपना वो वक्तव्य बंद करती हूँ कि जिसने जाना मूल्य समय का, आगे वो बढ़ पाया है, अलसा कर जो बैठ गया वो जीवन भर पछताया है। धीरे धीरे चलकर कछुआ जीत दौड़ में जाता है, एक एक तिनके से पंछी अपना नीड बनाता है, लेकिन अपने रहने को घर बंदर बना ना पाया है, जब जब भीगा वर्षा में वो मन ही मन पछताया है। घूम धुरी पर धरती अपनी दिन और रात बनाती है, और लगाकर सूरज के चक्कर ऋतुएं जग में लाती है। ऋतु जी भी आ गई है नीदरलैंड से। धरती ने अपना अब तक एक पल भी नहीं गवाया है, जिसने जाना मूल्य समय का, आगे वो बढ़ पाया है। बस हम समय का मूल्य जानते हुए बहुत छोटी सी बात मैं रखूंगी, और जय हिंद, और सबको सुनना चाहूंगी। अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैडम, आ रही है। इस ज्ञानवर्धक एवं प्रोत्साहक
वक्तव्य के लिए डॉक्टर रमा पूर्णिमा शर्मा जी को धन्यवाद। हम फिर से आमंत्रित करते हैं मंच पर श्रीमती नवनिधि गुप्ता जी को। कृपया अपनी प्रस्तुति दीजिए मैडम। सभी को नमस्कार। इस व्यवधान के लिए माफी चाहती हूँ। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हिंदी में अभिव्यक्ति भाग 14 से जुड़ने के लिए मुझे यह मंच प्रदान किया, और साथ ही इस मंच से जुड़े सभी गुणीजनों को सादर प्रणाम। मुझे आज इस आभासी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने में बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं नैरोबी केन्या में रहती हूँ। मुझे यहाँ पर 7 वर्ष हो चुके हैं। इससे पहले भी मैंने भारत में अध्यापन कार्य किया है, और मैं यहाँ नैरोबी में सीबीएसई स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर चुकी हूँ, और साथ ही मैं हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या में एचआरई की कक्षाएं भी लेती हूँ। मुझे हिंदी में कविताएं लिखने का शौक है, और मेरी कविताएं कई देश विदेश की पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। पिछले साल सितंबर में भारतीय उच्च आयोग द्वारा आयोजित काव्य पाठ में भी मैंने भाग लिया, और इस वर्ष भी फरवरी में बसंत पंचमी के कार्यक्रम में मैंने काव्य पाठ में भाग लिया। मैं महिला काव्य मंच केन्या इकाई में भी काव्य पाठ में भाग लेती रहती हूँ, जिसमें हमारी काव्य गोष्ठियां होती रहती हैं। यहाँ नैरोबी में भारत के सभी क्षेत्रों के लोग रहते हैं। वैसे मूलतः जो यहाँ के लोग हैं वो स्वाहिली बोलते हैं। नैरोबी में काफी संख्या में गुजराती लोग भी रहते हैं, और हिंदी का प्रयोग काफी संख्या में लोग करते हैं। हिंदी भाषा सिर्फ एक भाषा नहीं, एक दूसरे से संचार करने का एक अच्छा माध्यम है, और यहाँ यह सभी को एक दूसरे से जोड़ती है। हिंदी भाषा बहुत ही मीठी भाषा और सरल भाषा है। हिंदी भाषा अनेकता में एकता का कार्य करती है। यहाँ पर काफी छात्रों को मैंने शुरुआत से ही हिंदी सिखाई है। भाषा के 4 कौशल होते हैं: श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। पठन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि छात्र भाव व अर्थ ग्रहण करें, शब्द भंडार की वृद्धि हो, अभिव्यक्ति की क्षमता हेतु और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए पठन जरूरी होता है। लेखन में जब छात्र अपने विचारों और भावों की मौखिक अभिव्यक्ति न करके उसे लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, उसे लेखन कहते हैं। पठन और लेखन समूची शिक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं। मेरे कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शुरुआत से हिंदी कभी नहीं सीखी। कई बार कक्षा 6, 7 या 8 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए हिंदी एक नया विषय होती है। छात्रों के लिए हिंदी एक नया विषय होती है, तब मेरे लिए एक चैलेंज जैसा हो जाता है। तब मैं उनको वर्णमाला से लेकर 2 वर्णों वाले शब्द, 3 वर्णों वाले शब्द और 4 वर्णों वाले शब्दों के बाद मात्राएं और वाक्य सिखाती हूँ, और दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सिखाकर उनमें आत्मविश्वास को दृढ़ करके हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करती हूँ। उदाहरण के लिए, जैसे अनुच्छेद लेखन में मैं विद्यार्थियों को उनके जीवन से संबंधित विषय लिखने के लिए देती हूँ, जैसे कक्षा का पहला दिन या छुट्टी का तुम्हारा कैसा दिन व्यतीत हुआ, बारिश का कोई एक दिन, जिससे जो बच्चे हैं बहुत अच्छी तरह से इन विषय पर लिख सकते हैं और लिखना पढ़ना सीखते हैं। कहानी लेखन, कविता पाठ के माध्यम से भी विद्यार्थी हिंदी भाषा जल्दी सीखते हैं। कई बार मैं विद्यार्थियों को कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करती हूँ, और उसको पढ़कर और बाद में कक्षा में अपने शब्दों में सुनाने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। श्रुतलेख के द्वारा भी मैं मात्राएं संबंधी अशुद्धियां दूर करती हूँ। मैं एक अनुभव साझा करना चाहूंगी। एक बार मेरी कक्षा 8 के एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा कि मुहावरे सीखना बड़ा ही मुश्किल काम है। तब मैंने उनको एक गृह कार्य दिया और मुहावरों का प्रयोग करके एक कहानी लिखकर लाने के लिए दी। सच में मेरी यह तरकीब बहुत रंग लाई। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ उस कहानी की पंक्तियां साझा करना चाहूंगी। जैसे, एक बूढ़ी स्त्री थी, उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा उसकी आंखों का तारा था। इस तरह से उन बच्चों ने मुहावरों का प्रयोग करके इतनी अच्छी कहानियां लिखी कि मुझे आश्चर्य भी हुआ और साथ में बहुत खुशी भी हुई। इस तरह से बच्चे लिखना और पढ़ना सीखते हैं। मैं विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुरूप ही कार्य देकर हिंदी सीखने में मदद करती हूँ। इस तरह छात्र अपने मनोभावों को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं।
और लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं और अपने शब्दों में अभिव्यक्ति के लिए सक्षम हो जाते हैं। व्याकरण सिखाने का मेरा उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थी अपने भाषा ज्ञान को व्यवस्थित रूप दें और व्याकरण के ज्ञान के आधार पर अपने चिंतन का विस्तार करें और रचनात्मक और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ावा मिले। निबंध लेखन, संवाद लेखन, पत्र लेखन, कविता पाठ, भाषण, समाचार वाचन, कहानी कथन, अंत्याक्षरी, वाद विवाद और आदि अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को निखारने में सहायता मिलती है और अनेक प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मैं अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करती हूँ। और साथ ही त्योहारों के माध्यम से, जैसे जितने भी त्योहार हम मनाते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। जैसे होली, दशहरा, दीपावली हम क्यों मनाते हैं, इन त्योहारों की कहानियां मैं विद्यार्थियों को बताती हूँ और उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। इस अभ्यास कार्य से बच्चे लिखना भी सीखते हैं और साथ ही अपनी सभ्यता और संस्कृति से भी जुड़ते हैं। और इस तरह के कार्य से मैं उनको मौखिक अभिव्यक्ति में भी सहायता प्रदान करती हूँ। यह अभ्यास कार्य जब हमारे विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। अपने विद्यार्थियों को सफल देखकर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ। हिंदी से मुझे विशेष लगाव है, कहना चाहिए कि हिंदी से मुझे प्यार है, क्योंकि हिंदी बहुत ही मीठी भाषा है। मैं भविष्य में भी हिंदी के विकास के लिए कार्यरत रहूंगी और जैसा कि मैं एक कवित्री हूँ, इस कविता के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ये कविता मैंने ही लिखी है और मेरी इस कविता का शीर्षक भी कविता ही है। कविता शब्दों से लड़ाई है, कविता शब्दों से लड़ाई है, अंतर मन में चल रहा युद्ध है। कविता माँ की लोरी है, कविता प्रेमिका का श्रृंगार है। कविता कभी मन की दुविधा है, मन की पीड़ा की शब्दों में अभिव्यक्ति है। मन का कभी विश्वास है, फिर किसी की पुकार है। कविता शब्दों की माला है, कभी शाश्वत सत्य तो कल्पना की उड़ान है। कविता रस छंद अलंकृत शब्दों का बुना हुआ ताना बाना है। कविता प्रेम है तो कविता कभी घृणा है या कभी कटु मनोभाव है, जैसे काले बादल के हृदय के उद्गार हैं। कविता कभी जागृत या बंधन को विश्रृंखलित करती चिंगारियों का आगाज है। कविता चिंतामणि कभी भंवरों का गुंजायमान है। कविता शीतल बयार है, कविता स्वर और राग है। कविता चित्त को प्रफुल्लित कर जीवन में छेड़े नई तान है। नमस्कार, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, शायद एक प्रॉब्लम हो गया था, ये कनेक्शन टूट गया था। आपके इस जानवर्धक वक्तव्य के लिए तथा सुंदर कविता प्रस्तुति के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद हैं श्रीमती नवदीदी गुप्ता जी। आज के हिंदी में अभिव्यक्ति भाग 14 कार्यक्रम में अंतिम वक्ता के रूप में हम आमंत्रित कर रहे हैं मॉरिशस की डॉक्टर राजरश्मि रोशनी जी को। आप डीएवी कॉलेज मोसेरमो सेंट ऑन्द्रे मॉरिशस में हिंदी शिक्षिका हैं। मंच पर आपका स्वागत है डॉक्टर राजलक्ष्मी रोशनी जी। प्रस्तुतिकरण के लिए धन्यवाद डॉक्टर काशीनाथ जी। विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी जी तथा मंच पर उपस्थित दिग्गजन, प्रिय छात्रों एवं संचार माध्यम से जुड़े हुए हिंदी प्रेमियों, आप सभी को सादर अभिवादन। जैसे कि डॉक्टर माधुरी जी ने कहा, मॉरिशस में 3 डीएवी पाठशालाएं हैं जो आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में संचालित हैं। इन तीनों कॉलेजों में ग्रेड 7 से लेकर ग्रेड 13 तक हिंदी की पढ़ाई होती है। प्रतिदिन प्रातः सभा का शुभारंभ हम गायत्री मंत्रोच्चारण से करते हैं। डीएवी मोसेरमो सेंट ऑन्द्रे, जो कि देश के उत्तर प्रांत में स्थित है, वहां पर मैं कार्यरत हूँ।
हिंदी में छात्रों के अभिव्यक्त कौशल को निखारने के लिए अन्य लोगों की तरह हम भी मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति यह अभिव्यक्ति का सरल माध्यम है, क्योंकि इसके द्वारा बच्चे बोलकर अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं, परंतु इन बच्चों के लिए इतना सरल नहीं होता है जितना कि हम सोचते हैं। अतः बच्चों से अभ्यास करवाते हैं ताकि इनके शब्द भंडार में वृद्धि हो, उनकी नेतृत्व क्षमता का विकास हो और तो और इनकी झिझक दूर हो। देखा गया है कि यह अभिव्यक्ति अंतर्मुखी छात्रों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ है और पढ़ाते समय इसका अनुभव मैं स्वयं कक्षा में कर चुकी हूँ। हाँ, तो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए हम कहानी पाठ, कविता पाठ, वार्तालाप, वाद विवाद, भाषण, चर्चा, अंत्याक्षरी, टंग ट्विस्टर तथा अभिनय एवं अनुकरण विधियों का प्रयोग करते हैं। हर साल स्कूल में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कहानी पठन, कविता पठन, अंत्याक्षरी, चर्चा, जैसे कि मैंने कहा, टंग ट्विस्टर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। इन गतिविधियों में भाग लेने के लिए बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं और देखा गया है कि जब बच्चे कक्षा में ये जो टंग ट्विस्टर होता है वो हिंदी में हम करते हैं, तो इससे बच्चे अत्यंत रुचि दिखाते हैं और इससे वे बहुत ही आनंदित होते हैं और घर पर जाकर भी माता पिता के सामने वे रचते हैं। आते शुक्रवार को हमारे स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह मनाया जाएगा और इसका शुभारंभ हम बच्चों द्वारा, हमारे जो बच्चे हैं वे प्रार्थना से करेंगे और इस अवसर पर बच्चे भावपूर्ण हिंदी गाने भी गाएंगे और जब देखते हैं, जब अवकाश के समय जल्दी से वे स्वयं आकर हमसे मिलकर अपने अध्यापकों को, जैसे हम उन्हें सिखाते हैं, तो आकर हमारे संपर्क में वे इस प्रकार के वे गाने सीखना चाहते हैं। खासकर भजन भी स्कूल में हमारे लिए एक, जैसे कि हम बच्चों ग्रेड 7 से ही हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि जो हमारी एक जैसे कि टीम बना देते हैं, जो बच्चे इसमें आकर हिंदी गाने ये सब भजन सीखते हैं, तो जो भी हमारे यहाँ जैसे कि डीएवी कॉलेज है, तो यहाँ पर हम लोग दयानंद जयंती ये सब मनाते हैं। अभी सत्यार्थ प्रकाश मास चल रहा है श्रावणी के अवसर पर, तो इन बच्चों द्वारा हमारे स्कूल में ये भजन, ये कीर्तन हमेशा ये चलता ही रहता है। तो जैसे कि मैंने कहा, तो ये तो हुआ स्कूल के स्तर पर। फिर हम आपको बताते चले कि हर साल केवल स्कूल ही में नहीं, हम राष्ट्रीय स्तर पर भी मॉरिशस में जितने भी प्रतियोगिताएं इसका आयोजन होता है, जैसे कि कहानी पठन, कविता पठन, चर्चा, वाद विवाद, ये सब तो आयोजन होता है, तो हम बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और हम इसके आभारी हैं विश्व हिंदी सचिवालय के, मॉरिशस आर्य सभा, हिंदी प्रचारिणी सभा, हिंदी स्पीकिंग यूनियन, मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भी, क्योंकि ये जो छोटी छोटी फिल्में हैं ये हिंदी में भी हमें यह अवसर मिलता है कि हम प्रस्तुत कर पाए और बच्चे इसमें अधिक रुचि दिखाकर इसमें भाग लेते हैं। अभी हाल में जैसे कि फरवरी के महीने में विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा आयोजित 16वें कार्यारंभ दिवस में हमारी छात्राओं ने भाग लिया था और यहाँ मंच पर मैं देख रही हूँ डॉक्टर अरुणा अजित सरिया MBE जी को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अतिथि वक्ता थी और हम साथ ही डॉक्टर माधुरी जी को, डॉक्टर माधुरी जी के प्रति आभारी हैं कि ऐसे बड़े मंच पर हमारे बच्चों को अभिव्यक्त करने का सुअवसर प्रदान करती है। आज ही का यह आभासी कार्यक्रम बच्चों के लिए एक चुनौती तथा एक सुनहरा अवसर है हमारी दृष्टि में। अभी 2 सप्ताह पहले ही हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता में
एक छात्रा ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री का अत्यंत ही प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण किया। तो आज ही सुबह जब मैं कुछ तैयारी में लगी हुई थी तो मैसेज आया, वो हिंदी प्रचारिणी सभा की ओर से थी कि और एक भाषण प्रतियोगिता है और उसमें बच्चों को भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों को हिंदी में अच्छी तरह से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। लिखित रूप में छोटी कक्षाओं के लिए अपठित गद्यांश, पत्र लेखन, भाषण लेखन, संवाद लेखन, विवरण लेखन, निबंध आदि हैं। बड़ी कक्षाओं के लिए अपठित गद्यांश तथा निबंध के साथ साथ उपन्यास, नाटक, कविता तथा कहानी भी है। इन साधनों का महत्व यह है कि बच्चों के लेखन कौशल की अभिवृद्धि हो, अर्थात वे अच्छी तरह से लिखना सीख सकें, सुंदर वाक्य रचना कर सकें, अपने अनुभव लिख सकें और अपने विचारों को लिखित रूप प्रदान कर सकें। ताकि बच्चों के लेखन कौशल का विकास हो, हम उनसे अभ्यास कार्य करवाते हैं, जैसे कि लेखन की त्रुटि दूर करने के लिए श्रुत लेख करते हैं, वाक्य रचना, निबंध आदि से उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। साथ ही जो ग्रेड 12 और ग्रेड 13 के छात्र हैं तो निबंध लेखन में खोज कार्य करते समय वे देश विदेश के ज्ञान से परिचित होते हैं और पाठ्यक्रम में जो प्रश्न पत्र 4 हैं इससे साहित्य भंडार में वृद्धि होती है। अभी मैंने त्रिशिता को सुना, खेद है कि वो उसका प्रस्तुतिकरण कुछ तकनीकी अभाव के आने से कुछ कठिनाइयां हुई, क्योंकि मैंने देखा उसको बहुत ही अच्छा, उसने अच्छी तैयारी की है। तो बाद में यदि और इसके बाद पता नहीं अन्य कार्यक्रम में उन्हें फिर से मौका दिया जाए तो आभारी रहूंगी। तो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त लेखन कौशल में वृद्धि लाने के लिए देश के विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए हम, जैसे कि मैंने कहा, बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसी मेहनत का प्रताप है कि गत साल की कैम्ब्रिज ओ लेवल की परीक्षा में हिंदी तथा संस्कृत में त्रिशिता वो A+ लेकर आई और हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर आई, जिसके उपरांत उसे अगस्त के महीने में हिरोशिमा जूनियर इंटरनेशनल फोरम जापान, अभी मैं देख रही हूँ मंच पर जापान से भी है, तो यदि त्रिशिता का चयन हो जाए तो वो उसे यह सुअवसर प्रदान प्राप्त होगा कि आकर वे इससे हम लाभान्वित हो सकें। बस इन्हीं आशाओं के साथ हम अपने बच्चों को हिंदी भाषा के प्रति जागरूक तथा अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उनका पूरा सहयोग देते हैं। तो ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस उत्साहवर्धक वक्तव्य के लिए डॉक्टर राजलक्ष्मी रोशनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम 5 मिनट के लिए परिचर्चा सत्र रखते हैं। परिचर्चा सत्र के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को। हाँ जी, परिचर्चा सत्र में हमने मतलब आप सब ने अभी 3 छात्राओं को और 3 अध्यापिकाओं को सुना। सुनने के बाद आपके मन में कुछ विचार उत्पन्न हुए होंगे या आपकी कुछ टिप्पणी होगी। तो सबसे पहले मैं निवेदन करती हूँ प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी से कि वे अपने विचार व्यक्त करें एकदम संक्षेप में 1-2 मिनट में। माधुरी जी, संयोग से इस मंच पर मेरे बहुत से मित्र उपस्थित हैं। अनूप भाई हैं, लुदमिला जी हैं, बहुत समय के बाद लुदमिला जी को देख रहा हूँ, लेकिन अब समय कम है तो मैं भूमिका में बात न करके मुझे मुख्य रूप से केन्या के जो विद्यार्थी हैं और अध्यापक के संबंध में कहा गया बोलने के लिए, लेकिन मुझे जापान में
तो रमा जी ने जिस तरह से बताया और जिस तरह से जाह्नवी ने भी बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, विस्तार में सही, लेकिन मुझे बहुत अभिभूत था मैं कि कितने सहज रूप में आप लोग इस काम को कर रहे हैं। और मॉरिशस में जिस तरह से आपके डीएवी कॉलेज में की गतिविधियां, वहाँ वाद विवाद प्रतियोगिताएं, ये तमाम चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाए, और मुझे लगा कि बहुत सही ढंग से, और आपके विद्यार्थियों का भी। अब रही बात केन्या की। केन्या में सबसे पहले तो हमारी अवनी गुप्ता, हमारी बिटिया ने जितने तरीके से और जितने प्रामाणिक ढंग से हिंदी के संबंध में सूचनाएं दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप, बहुत लोग बोलते हैं हिंदी बोलने वाली, लेकिन उन्होंने और आगे बढ़कर हिंदी का प्रयोग टेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ होता है, व्हाट्सएप में कहाँ होता है, कंप्यूटर में कहाँ होता है, ये चीजें हैं जिसकी बहुत आवश्यकता है लोगों को बताए जाने के लिए। आपने शब्दकोश में हिंदी में कितने शब्द हैं उसका भी हिसाब लगा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने लोग बोलते हैं तो बहुत सी बातें कहते हैं, तो मैं सबसे पहले, और टैगोर की वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हिंदी महानदी है, बाकी सब नदियां हैं। और बहुत अच्छे उन उक्तियों के साथ अपने आपने एक, अब लगता है कि बहुत अच्छी आप वक्ता हैं, इससे ये तो प्रकट हो ही गया है। दूसरा, आपकी जो अध्यापिका हैं नवनिधि जी, तो सुनने का मुझे पहली बार अवसर मिला, और मुझे लगा कि शायद कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो नहीं करती। त्योहार भी मनाती हैं, मुहावरों पर श्रुत लेखन, और उसको दैनिक जीवन की तमाम घटनाओं के लिए बच्चों को प्रेरित करती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद, और फिर आपने जो चारों कौशल हैं, आप सभी के लिए प्रयास करती हैं कि केवल एक सीमित न हो। क्योंकि शुरू शुरू में अभिव्यक्ति की बात मौखिक पर, क्योंकि मेरा अपना बहुत जोर रहता है कि मौखिक हर हालत में होना चाहिए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आपने बड़े रोचक ढंग से, और खास तौर पे बड़ी अच्छी बात कही कि हिंदी सबको वहां जोड़ने का काम करती है। स्वाहिली वाले हैं, गुजराती लोग हैं, सब हैं। तो मैं इन सब वक्ताओं को और माधुरी जी को जो इसके पूरे आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी को बहुत धन्यवाद। भारत से ही हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे जी। अ, आपने भी तीनों प्रतिभागियों को सुना और वक्ताओं को भी सुना। निवेदन है कि आप भी अपनी टिप्पणी दें। सर अनम्यूट कर लें। सर अभी आप म्यूट पर हैं। अब सुनाई दे रहा है? जी जी। हाँ, धन्यवाद माधुरी जी। मैं कुछ महीने पहले इन कार्यक्रमों से जुड़ा था। उस समय विषय था अनुवाद। आज का विषय है हिंदी में अभिव्यक्ति। इसमें बहुत सी बातें सीखने को मिली। किस तरह से किस अध्यापन विधि का पालन किया जाता है। विभिन्न अध्यापिकाओं ने और अध्यापकों ने बताया कि किस तरह वे अपने छात्रों को प्रेरित करती हैं और वो हिंदी में उनकी अभिव्यक्ति में सुधार हो। किस तरह मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। और साथ में कुछ नवयुवतियों को भी सुनने का मौका मिला जो अभी स्कूल की छात्राएं हैं। इससे ये पता चलता है कि व्यावहारिक रूप से जो कुछ सोचा जा रहा है सैद्धांतिक रूप से उसको व्यवहार में भी लाया जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि हिंदी अध्यापन विधि में निरंतर सुधार हो रहा है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मुझे लुदमिला खखलोवा जी को सामने देखकर भी प्रसन्नता हो रही है। उनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है। आप बहुभाषाविद हैं। हिंदी के अलावा आपको पंजाबी भी आती है। पंजाबी बोलते हुए भी मैंने उन्हें सुना है। राजस्थानी भी आती है। बाकी अन्य भाषाएं तो आती हैं जो भारत से संबंधित हैं, मैंने उनका उल्लेख कर दिया है। अगर कोई भाषा छूट गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इस तरह मैं कुछ महीने पहले इन कार्यक्रमों से जुड़ा था। आज फिर समय मिला तो मैंने सोचा आज मैं बैठ जाता हूँ। इसके लिए मैं पुनः विश्व हिंदी सम्मेलन का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर आपको। आपकी प्रतिक्रिया ही अपने आप में सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। और युद्मिला जी से बाद में हम पंजाबी सुनेंगे और राजस्थानी भाषा, अन्य भाषाओं में भी उनका वक्तव्य सुनने का अवसर मिलेगा, ऐसी आशा है। मैं श्री अनूप भार्गव जी को आमंत्रित करती हूँ। वे भी हमारे साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री अनूप भार्गव जी। जी, धन्यवाद माधुरी जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस मंच को स्थापित करने के लिए, जहाँ पर कि हम
सब एक दूसरे से सीखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व के अलग अलग भागों में हम लोग अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, और हम सब अपने प्रयोगों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और यहाँ पर उन्हें साझा करने का जो आप अवसर दे रही हैं उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। मैंने छात्राओं को सुना। इनमें से मैं एक विशेष रूप से बात करना चाहूँगा त्रिशिता रामजीतन के बारे में, जो कि मॉरिशस से जिन्होंने बोला। तो मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि हम लोग हिंदी में अभिव्यक्ति की तो बात करते ही हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी के साथ साथ एक बहुत बड़ी जो एक समस्या मैं कहूँगा, जो अरण्य के बारे में, जो पर्यावरण के बारे में जो उन्होंने बात की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये इस बात की भी द्योतक है कि जब आप हिंदी में ऐसी समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं जो पूरे समाज को प्रभावित करती हैं, जो पूरे देश को प्रभावित करती हैं, जो पूरी मानवता को प्रभावित करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सोच कुछ बढ़ गई है, और आप हिंदी में सिर्फ कविता कहानी नहीं बल्कि सामाजिक विषयों के बारे में भी सोचने लगे हैं। तो ये एक अच्छा सूचक है, और मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं विशेष रूप से। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्री अनूप भार्गव जी। नीदरलैंड से प्रथम बार के लिए मैं देख रही हूँ श्रीमती रितु ननन पांडे जी जुड़ी हुई हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे अगर वे कुछ कहना चाहें तो। सर्वप्रथम सबको मेरा सादर नमस्कार। अनुपता यहाँ है, रमा दी यहाँ है, आप हैं, मेरी विद्यार्थी सांद्रा लुटावन जी भी यहाँ है सूरीनाम से। आज ये मेरा पहली बार है कि मैंने इस प्रोग्राम में मैं आई हूँ। जो हमारे सोनू पत्रकार जी हैं उन्होंने लिंक भेजा था मुझे। आज का वक्तव्य पहली बार मैंने सुना, रमा दीदी को सुना, किस तरीके से हिंदी को वो आगे बढ़ा रही हैं। मेरा दुर्भाग्य रहा, खेद रहा कि मैं विद्यार्थियों को नहीं सुन पाए। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि किस तरीके से, जैसे निधि जी को सुना, किस तरीके से वो विद्यालय में पाठ्यक्रम बनाती हैं बच्चों से मौखिक रूप में और लिखित रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं। हमारे पास मैं नीदरलैंड में 2 वर्षों से रह रही हूँ, हिंदी के लिए कार्यरत हूँ और सूरीनाम के लिए भी। पर ये थोड़ा सा दुर्भाग्य ही है कि हिंदी को हम उस तरह से वो रूप नहीं दे पा रहे हैं या दे पाए हैं अभी तक सूरीनाम और हॉलैंड में, नीदरलैंड में, जैसा आप मॉरिशस में दे चुके हैं। आप सोच रहे होंगे सूरीनाम और हॉलैंड की क्या है, क्योंकि सूरीनाम हॉलैंड की कॉलोनी रहा है, इसलिए हमारा आपसी संबंध है। तो वो रूप हम नहीं दे पा रहे हैं। और मुझे यहाँ से बहुत सारे टिप्स भी मिल गए हैं कि किस तरीके से मैं अपने विद्यार्थियों को, जिनको मैं हर शनिवार को निशुल्क शिक्षा देती हूँ, उनको मैं किस तरीके से हिंदी सिखाऊं। क्योंकि यहाँ वाले बच्चे, यहाँ वाले गिरमिटिया भारती हिंदी जो है वो चम्मच में लेकर पैदा नहीं हुए हैं। हम लोग सरनामी बोलते हैं। तो अब हम लोग सरनामी से हिंदी पर आ रहे हैं, क्योंकि सरनामी भी हमारी हेरिटेज लैंग्वेज में आ गई है। तो इसका भी हमें खेद है। तो हम चाहते हैं कि हम दोनों भाषाओं को आगे बढ़ाएं। और आप महानुभावों के विचार मैंने सुने, तो मुझे बहुत सारे टिप्स यहाँ से मिले हैं कि मैं अपने विद्यार्थियों को आगे कैसे बढ़ाऊं। हालांकि यहाँ हिंदी प्रचार प्रसार के लिए मैं यहीं की लोक कथाएं, यहीं के उपन्यास हिंदी में अनुवाद कर रही हूँ, प्रकाशित हुए हैं, बच्चों के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही हूँ, ताकि हिंदी पुस्तकें यहाँ पर पुस्तकालयों में मिल जाएं, चाहे किसी की भी लिखी हुई हो। तो उसके लिए मैं कार्यरत हूँ और आपने मुझे आज ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। श्री सोनू कुमार जी जो पत्रकार हैं, उन्होंने आपको लिंक भेजा, तो वे यह लिंक क्यों शेयर कर रहे हैं उन्हीं के मुख से हम सुनते हैं। श्री सोनू कुमार जी। हमारी आवाज जा रही है माधुरी मैम? जी जी। माधुरी मैम, पहले तो मेरा आप लोगों का, अनु भार्गव सर का और मिश्रा सर का मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगा, क्योंकि मैं कहा था मैंने पहले भी कि कोरोना काल से मैं लगातार आप लोग के बीच बैठता हूँ, घूम सुन सा बैठता हूँ, सब कुछ सुनता हूँ, कुछ सीखता हूँ और फिर चला जाता हूँ। और सिर्फ चला जाता हूँ तक संबंध नहीं है, भले ही कार्यक्रम आभासी होता है, आप लोगों से दिल से जुड़ा हुआ हूँ। और इसलिए भी क्योंकि ये आप लोग हिंदी पे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका प्रचार प्रसार और भी ज्यादा लोगों के पास लिंक जाए, जो ताकि लोग इससे सीख पाए, जिससे मैं यहाँ से कुछ सीख पाता हूँ
और कुछ लिख भी पाता हूँ, मुझे भी कुछ टॉपिक्स मिल पाते हैं इस माध्यम से। तो मैं समझता, और भी अदर अदर अब जो देश के लोगों से भी विचार जब साझाएं होती हैं, तो वहाँ की हिंदी की स्थिति की भी बातें जब होती है, तो मैं यहाँ से वहाँ के बारे में जान पाता हूँ। तो इसी बीच में नीदरलैंड से जो हमारी रितु दीदी हैं, काफी समय से हम लोग जुड़ाव में रहे हैं, मगर हम मेरी एक हमसे थोड़ी सी चूक हो गई कि ये लिंक उन्हें मुझे पहले ही देना चाहिए था। मगर मैं डर रहा था कुछ क्षण के लिए, क्योंकि बहुत सारा होता क्या है, लिंक साझा करने के बाद कुछ गलत लोग जब जुड़ जाते हैं, तो हैकर लोग, तो थोड़ा सा समस्या हो जाता है भाषी में। तो इसी वजह से मैं शेयर करने से मैं डरता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं खुद जुड़ूं। तो मैंने एक मेरे मन में विचार मेरा आया कि जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो अदर देश में जो हमसे जुड़ाव है जिनका, मैं उन तक इसके बारे में बताऊं। क्योंकि विवेक त्रिपाठी भैया जब जुड़ते हैं, तो विवेक मनीष त्रिपाठी जी, तो वो तो ऑलरेडी इसमें हैं। मगर और भी जो लोग हैं, जैसे कि आज पहली बार रितु दीदी जुड़ी, और भी ऐसे जो लोग होंगे जिन जिन तक मैं इस लिंक को साझा कर सकूं, या हमारे बिहार के ही कोई हिंदी के प्रोफेसर हो या शिक्षक हो जो जुड़ना चाहें, तो मैं उन तक भी ये कोशिश करूंगा कि ये लिंक जाए, ताकि ये हर लोगों के पास पहुंचे और साप्ताहिक लोग जुड़े और यहाँ से कुछ ले पाए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मैम। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। जिनसे आप परिचित हैं, जो हिंदी को मन से चाहते हैं, उनसे आप लिंक अवश्य उन्हें आप लिंक अवश्य भेज सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपको। पहली बार के लिए जुड़े हैं डॉक्टर महादेव कोलर जी, मैं देख रही हूँ। आपसे भी निवेदन है कि 2 शब्द कहें, फिर उसके बाद हम चर्चा सत्र समाप्त करेंगे। धन्यवाद मैम। मंच पर उपस्थित तमाम गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बहुत दिनों से नहीं जुड़ा था मैडम महाभाषी मंचों से। तो अभी अभी अनिल जोशी सर से भी फोन आया था मुझे, आप क्यों नहीं भाई आजकल आ रहे नहीं, ये संगोष्ठी में भाग नहीं ले रहे। तो मैं कुछ घरेलू कामों से व्यस्त रहा, परंतु अभी आज बहुत अच्छा लग रहा है कि विजय या हमारे वेंकटेश्वर राव जी भी जुड़े हैं, उनका भी वक्तव्य सुनना था। तो बहुत दिनों से अनूप सर से भी मुलाकात नहीं हुई मंच पर। आपको नमस्कार, और आपको भी सादर प्रणाम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद डॉक्टर महादेव कोलर जी। हम अध्यक्ष महोदय को सादर अब आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर काशीनाथ जी को मैं मंच सौंपती हूँ। धन्यवाद मैडम। परिचर्चा सत्र में भाग लिए जिन विद्वानों ने भाग लिया, उनके लिए, उनकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य भारत के डीएवी डॉक्टर वी वेंकटेश्वर राव जी उपस्थित हैं। आप आज हमारे इस आभासी कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। आप कैनरा बैंक से सहायक प्रबंधक राजभाषा के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, तथा आप एक सुप्रसिद्ध भाषाविद भी हैं। आपने 33 वर्षों तक राजभाषा विशेषज्ञ के रूप में काम किया है। विविध विषयों पर आपके लेख एवं आलेख छपते रहते हैं। आपको 38 राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और कई अन्य सम्मानों से आपको विभूषित किया गया है। सर, आपकी उपस्थिति से हमारे मंच की शोभा बढ़ी है। मंच पर आपका स्वागत है डॉक्टर वी वेंकटेश्वर राव जी। धन्यवाद काशीनाथ साहब। हिंदी में अभिव्यक्ति विश्व हिंदी सचिवालय की तरफ से उनके तत्वाधान में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं सर्वप्रथम सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का मैं विशेष आभारी हूँ। विश्व हिंदी सचिवालय और भारतीय उच्चायोग मॉरिशस, हिंदी की गूंज जापान के, और हिंदी से प्यार है अमेरिका के, इन सबके सहयोग से इस कार्यक्रम का हर 15 दिन में एक बार आयोजित करना और इसमें विभिन्न देशों के विद्यार्थियों को और अध्यापकों को आमंत्रित करना और हिंदी भाषा से और हिंदी साहित्य से संबंधित किसी एक विषय पर इनसे कुछ विचार अभिव्यक्त कराने का मौका देना और दर्शकों को
उन्हें सुनने का अवसर दिलाना सचमुच एक प्रशंसनीय प्रथा है और एक आदर्श प्रथा है, और इसका श्रेय विश्व हिंदी सचिवालय को जाता है। और विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में, इसका जो मुख्यालय मॉरिशस में है, और लगभग विश्व के जितने भी हिंदी प्रेमी हैं और हिंदी भाषा से परिचित हैं और हिंदी साहित्यकार हैं, हिंदी लेखक हैं, विश्व हिंदी सचिवालय से परिचित हैं और उनकी गतिविधियों में और उनकी पत्रिका के लेखन कार्य में जुड़े रहते हैं। और उनका कार्य बहुत ही व्यापक है हिंदी के प्रचार प्रसार में, और बहुत ही उम्दा ढंग से हिंदी के प्रचार प्रसार में विश्व भर में हिंदी को एक अंतरराष्ट्रीय रूप प्रदान करने में विश्व हिंदी सचिवालय का योगदान अत्यंत सराहनीय है। इसके लिए फिर एक बार वहाँ के सभी प्रबंधक वर्ग को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज हमें केन्या के और जापान के और उसी प्रकार मॉरिशस के उनकी वक्ताओं से अच्छे वक्तव्य सुनने का अवसर मिला है। आज इस मंच पर मेरे गुरुजी विजय कुमार मल्होत्रा साहब भी है। पहले मेरी नियुक्ति दक्षिण मध्य रेलवे रेल डिपार्टमेंट में मेरी नियुक्ति हुई थी, और उस समय उनके अधीन मुझे पहली बार काम करने का, उनके मार्गदर्शन लेने का अवसर मिला, और मेरा सौभाग्य है आज वे भी यहाँ इस मंच पर हैं। और अनूप जी से मैं परिचित हूँ क्योंकि हर रविवार के कार्यक्रमों में उनके भी वक्तव्य वगैरह विचार सुनता रहता हूँ। यहाँ आज मैं सबसे पहले, क्योंकि प्रतिक्रिया में मल्होत्रा साहब ने और हेमचंद्र साहब ने, अनूप जी ने और भी अन्य कुछ मित्रों ने वक्ताओं के बारे में, उनके विचारों के बारे में जानकारी दी है, उनके बारे में कुछ बताया है, और सचमुच बहुत ही प्रसन्नता है। क्योंकि जब बच्चों को सुनने के बाद और अध्यापकों को सुनने के बाद जो हिंदी में अभिव्यक्ति किस प्रकार हो, हिंदी भाषा को किस प्रकार आगे बढ़ाए, खासकर विदेशों में, सो उनकी जो रुचि देखकर और उनका जो आदर्श विचार देखकर इतना अच्छा लगा। कभी कभी लगता है कि भारत के ही कुछ प्रांतों में इस प्रकार इतनी रुचि नहीं ली जा रही हिंदी को आगे ले जाने में और हिंदी को पढ़ाने में और हिंदी के प्रचार प्रसार में। जैसे मल्होत्रा साहब ने कहा था, सो केन्या की जो अवनी जिन्होंने बात की थी, क्योंकि सच में उन्होंने सागर, गागर में सागर जैसे संवैधानिक प्रावधानों से और राजभाषा के बारे में और विदेशों में और विश्व भर में कितने कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, और जैसे इंटरनेट में हिंदी का कितना प्रयोग हो रहा है, बहुत सारी चीजों को उन्होंने समेट कर गागर में सागर जैसा बहुत ही अच्छे ढंग से, और उनकी भाषा भी इतना सुंदर है। सबसे पहले मैं उनके माता पिता का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, अपने संतान को इस प्रकार अपनी मातृभाषा को बचा कर रखने के लिए, अपनी मातृभाषा में विद्वत्ता दिलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। और उसी केन्या से नवनिधि मैडम से भी हमने सुना है, क्योंकि मैं अभी विस्तार से नहीं कहूँगा क्योंकि वे भी सेंट्रल स्कूल में काम करती हैं, और वे भाषा के महत्वपूर्ण गुणों से, जितने भी महत्वपूर्ण गुण हैं 4-5, उनसे बच्चों को अवगत कराने का वे विशेष प्रयास करती है। और यह सब जरूरी है बच्चों को भाषा की प्रकृति से जानने के लिए और भाषा की जो सौंदर्य से जानने के लिए, भाषा के महत्व से अवगत होने के लिए। और व्याकरण सिखाना बड़ी बात है, क्योंकि व्याकरण के बगैर और भाषा में एक प्रकार का जो शुद्धता नहीं मिलती है। और बहुत सारे उन्होंने कहा था पारंपरिक त्योहारों के बारे में बच्चों को अवगत कराना हिंदी में, और विभिन्न प्रतियोगिताओं के बारे में बच्चों को उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना।
और दूसरा जो जाह्नवी जो जापान से है, और जैसे जो डॉक्टर रमा पूर्णिमा जी ने उनके बारे में कहा था, क्योंकि वे हिंदी की गूंज पत्रिका भी कुछ रचनाएं लिखती रहती हैं। और इसके अलावा दूतावास के जो जापान के दूतावास है, दूतावास के कार्यक्रमों में, हिंदी के कार्यक्रम में भाग लेकर जापान का प्रतिनिधित्व करती है एक भारत की जो विद्यार्थी। और इसी प्रकार उनके जो जापान का जो हिंदी कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व करने के अलावा, क्योंकि जैसे जो मैडम ने कहा था, रमा जी ने जो चिड़िया कविता लिखकर अपने प्रथम जो पत्रिका में उन्होंने विशेष योगदान दिया है। और ये सब जो क्योंकि आज सुनकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विदेश में रहकर इस प्रकार का योगदान इन बच्चों से दिया जा रहा है। और रमा जी, इससे हमें ये रमा जी की बात सुनकर भी अच्छा लगा, क्योंकि जापान में हिंदी पत्रिका निकालने का उन्होंने प्रथम प्रयास किया है। क्योंकि बहुत सारी पत्रिकाएं आती रहती हैं और हिंदी की पत्रिकाएं भी आती रहती होंगी जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में। फिर भी क्योंकि वहां से, जापान से हिंदी में पत्रिका निकालने का संकल्प करना बहुत ही प्रशंसनीय बात है। और हम अंत में मॉरिशस से तुषिता को सुना है, और वहाँ ही जो राजलक्ष्मी मैडम की भी हमने कई बातें सुनी। और वन रक्षण के बारे में त्रिषिता ने कहा, और राजलक्ष्मी जी ने कहा था उनको बहुत सारे जो त्रिषिता को हिंदी के प्रयोग के संबंध में, हिंदी भाषा में उनकी सहभागिता के संबंध में बहुत सारे उनको कीर्तिमान मिले हैं मॉरिशस की तरफ से। और वन संरक्षण के बारे में हिंदी के माध्यम से उन्होंने बहुत ही उपयोगी विषयों की अभिव्यक्ति उन्होंने की है। और उसी प्रकार राजलक्ष्मी जी ने तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति कौशल के बारे में, लेखन कौशल के बारे में, और जो लघु फिल्म बनाए जाने के संबंध में हिंदी में, सो बहुत सारे जो गतिविधियों का उन्होंने अवगत कराया। और इस अवसर पर मैं इन तीनों विद्यार्थियों को और इसी प्रकार तीनों अध्यापकों को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और रही हिंदी में अभिव्यक्ति, जो इस कार्यक्रम के जो शीर्षक जो है अभिव्यक्ति, अभी हमने सुना है अध्यापकों से, विद्यार्थियों से, अभिव्यक्ति के किस प्रकार भाषा की अभिव्यक्ति हो और हिंदी भाषा सीखने की आवश्यकता और किस प्रकार उससे हम आगे बढ़ने की आवश्यकता, उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। और खासकर जब विदेशों की बात कहते हैं, वहाँ प्रवासी भारतीय एक वर्ग होता है और उसी प्रकार भारतेतर भाषी जो विदेशी नागरिक होते हैं एक वर्ग होता है। प्रवासी भारतीय जो होते हैं, जो कई सालों से वहां निवास कर रहे हैं और उनकी जो संतान है और उनके बच्चे हैं, जहां उनका जन्म वही होता है, तो उनको अपनी मातृभाषा सीखने में उनके माता पिता का विशेष योगदान होता है। क्योंकि वहां परिसर का प्रभाव अलग रहता है, विद्यालयों का प्रभाव अलग रहता है, अपने मित्रों से उनके जो स्थानीय भाषा का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो इन सबको ध्यान में रखकर जब जो मूलतः अपने जो पारिवारिक सदस्यों की जो रुचि होने पर ही वे अपनी मातृभाषा सीख पाएंगे, चाहे हिंदी हो कोई दूसरी भाषा। और इनको सीखना भी आसान होता है, क्योंकि प्रकृति भी, जो भाषा की प्रकृति हिंदी की जो होती है और भारतीय भाषाओं की प्रकृति से मिलती जुलती है, क्योंकि संस्कृत से सभी भाषाएं जो इनका जो उद्भव हुआ है, तो इसीलिए ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती तुलनात्मक रूप से। और जहां तक विदेशी नागरिकों को हिंदी सीखने की बात है, तो सबसे पहले विदेशी नागरिक हिंदी क्यों सीखे? क्योंकि ऐसे होते हैं कुछ लोग, विदेशी भाषाओं को सीखने की शौक होती है कुछ लोगों को, और किसी देश की जो संस्कृति से और इतिहास से
परिचित होने की शौक होती है कुछ लोगों को, तो तत् देश की भाषा, प्रचलित भाषा को सीखने के लिए कुछ रुचि लेते हैं। और सबसे ज्यादा रोजगार की बात होती है, क्योंकि रोजी रोटी कमाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुप्रचलित विदेशी भाषा सीखने के लिए आगे आ जाते हैं। और विदेशों में जिस देश के जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हैं और जिस देश के बहुत सारे जो सरकारी कंपनियां हैं और सरकारी उपक्रम कार्यरत हैं, ऐसे देशों की जो प्रचलित भाषा को सीखने के लिए प्रयास करते हैं। जहां तक जो हिंदी का सवाल है, हिंदी में ये सब गुण हैं, क्योंकि ये सब अवसर उपलब्ध है। और तो इसीलिए बहुत सारे विदेशी हिंदी सीखने के लिए आगे आ रहे हैं और उनके लिए बहुत सारे जो सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जैसे भारत में ही नहीं, आजकल विदेश में भी, जैसे जो आ, इन्होंने कहा है 137 कंट्रीज में, जो विदेशों में विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, जो अपने जो अवनी ने कहा। तो इस प्रकार हिंदी पढ़ने के बहुत सारे अवसर हैं। और जैसे जो भारत की बात हो तो केंद्रीय हिंदी संस्थान में जो विदेशी छात्रों को पढ़ाने की, जो मुफ्त में पढ़ाने की सुविधाएं हैं, भारतीय भाषा विज्ञान की संस्थान से सुविधाएं हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय से सुविधाएं हैं, और बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में भारत में विदेशियों को विदेशी छात्रों को पढ़ाने जो मतलब जो आरक्षण की सुविधा है, और बहुत सारे अन्य राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ने की सुविधा है। और बहुत सारे जो विदेशी छात्र और उच्च स्तर के जो स्नातक स्तर के हिंदी पढ़ना ही नहीं है, इवन शोध पीएचडी वगैरह इस प्रकार की उपाधि भी बहुत सारे लोगों ने हासिल की है। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि रोजगार की जो अवसर, रोजगार के अवसर जहाँ ज्यादा होते हैं, वहां लोग आगे आ जाते हैं जो हिंदी पढ़ने के। और दूसरा, हिंदी भाषा सीखते समय हमें दिक्कतों को सामना करना पड़ता है, खासकर विदेशी नागरिकों के संदर्भ में। तो इस प्रकार की जो दिक्कतों से आगे आने के लिए और हिंदी भाषा की मूल प्रकृति से परिचित होने के लिए, हिंदी भाषा की मूल भाषा शैली से परिचित होने के लिए, और हिंदी भाषा के मूल उच्चारण से परिचित होने के लिए, और सही ढंग से भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए, सबसे पहले एक हिंदी भाषा पर अधिकार रखने वाले गुरु उनको मिलना चाहिए। एक अध्यापक, ऐसे अध्यापक जो छात्र को मिलना चाहिए जो इस प्रकार के जो गुणों से ओतप्रोत होकर बच्चों को पढ़ाए। तब जो चाहे जो विदेशी नागरिक हो या देशी नागरिक, किसी को भी उस भाषा की जो सहज सौंदर्य से जान पाएंगे, सहज प्रकृति से जान पाएंगे, और उनको बात करने में, लिखने में या अभिव्यक्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे उसकी प्रकृति होती है उसी प्रकार उस भाषा में अभिव्यक्त करने में सक्षम हो पाएंगे। और जैसे विदेशी नागरिक हो या कहीं देशी नागरिक हो, जब जो उच्चारण से परिचित नहीं होते हैं, जो उनके जो उस भाषा, हिंदी भाषा के जो अक्षर ज्ञान उनको बराबर नहीं होता, स्वर और व्यंजन के जो उच्चारण से परिचित नहीं होते, लेखन से परिचित नहीं होते, और संयुक्त अक्षर लिखने उनसे नहीं होता, और उसके उच्चारण से परिचित नहीं होते, और आधारभूत व्याकरण से वो परिचित नहीं होंगे, तो वे हिंदी को ठीक ढंग से सीखने में पीछे रह पाएंगे। और दूसरा, जब जो पढ़ाई में कमी होती है और उनके स्वतः प्रयासों में कमी होती है, तो उनको लगता है कि हम तो विदेशी भाषा है, इसमें हम जो महारथी हासिल नहीं कर पाएंगे। यह सोचकर यदि वो थोड़ा अश्रद्धा करेंगे, तो उसके जो उच्चारण में हो, अभिव्यक्ति में हो, या कुछ तो फर्क महसूस होता है।
और हम सुनते हैं क्योंकि कई विदेशी नागरिकों में जब कभी वे हिंदी में भारत कहेंगे तो हमें सुनाई देता है कि भारत, और जब कभी वो महत्व कहेंगे हमें सुनाई देता है कि महत्व, और जब कभी वे यहाँ कहेंगे हमें सुनाई देता है कि यहाँ, यहाँ। तो इस प्रकार की जो मामूली जो उच्चारण परक जो अशुद्धियां होती है उन्हें दूर करने के लिए उन्हें प्रयास करना पड़ता है, और बहुत सारे पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, और दृश्य श्रव्य साधनों को सुनना पड़ता है। और विजय कुमार मल्होत्रा साहब के बहुत सारे जो दृश्य श्रवण के जो एड्यूटेनमेंट साधन विश्व भर में फैले हुए हैं, इस प्रकार के साधनों का उपयोग करना पड़ता है, और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लेना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तब इस प्रकार की गलतियों से हम बाहर आ पाएंगे और अभिव्यक्ति में सुधार कर पाएंगे। और विदेशी नागरिक नहीं, क्योंकि भारत का भी अगर हम संदर्भ लें और हिंदी भाषी प्रांतों में ही या हिंदीतर भाषी प्रांतों में भी, और उच्चारण में हमें फर्क महसूस होता है। आप एक जगह भाषा को भाषा ही कहना चाहिए, लेकिन हम भाषा सुनते हैं बिहार की तरफ अगर जाएंगे, चाहे वो हिंदी के बड़े साहित्यकार भी क्यों ना हो। यदि आप पंजाब और उस तरफ आएंगे तो वहां उनकी ने का तो भरमार प्रयोग, भरपूर प्रयोग होता है, क्योंकि जरूरत हो या ना हो, हमने जाना है कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो गलतियां होती हैं, क्योंकि अशिक्षित वर्ग की बात अलग है और पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे लोगों की बात अलग है, उनका प्रभाव अलग है। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं, जो भाषाविद होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, जो पढ़े लिखे हुए लोग होते हैं, उन्हें तो इस प्रकार की जहाँ कहीं जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। ये बड़ी बात नहीं है। और जहां तक जो अभिव्यक्ति की बात, दूसरी बात है जो संदर्भानुकूल अभिव्यक्ति। ऐसा नहीं है क्योंकि जो जहां हम जाए जो मन में आए वो हम बात करें, क्योंकि हम सामाजिक परिस्थितियों पर नजर डालना पड़ता है और वहाँ जो अपने इर्द गिर्द के माहौल पर ध्यान देना पड़ता है। अगर मान लीजिए जो नौकरी पा लेते हैं और रोजगार में है, तो उन्हें देखना पड़ता है कार्यालयीन भाषा का प्रयोग कैसे हो। वहाँ निजी भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वहाँ निजी भाषा जैसे हम घर में अपनी जी भाषा का जो बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति अलग ढंग से होती है, तो उस प्रकार की अभिव्यक्ति चाहे जो मौखिक हो या लिखित हो, तो वहाँ कार्यालयीन प्रशासनिक तौर पर वहाँ ध्यान देना पड़ता है। वहाँ ज्यादातर हम वाक्यों का अन्य पुरुष में उसका प्रयोग होता है और पैसिव वॉइस में उसका प्रयोग होता है। आपको यह सूचित किया जाता है, ऐसा कहा जाता है, आपको सूचित करता हूं, ऐसा जनरली सीधे वाक्य वहां नहीं होते हैं। मुझे कहने का निर्देश हुआ है, ऐसा कहा जाता है, आई एम हियर बाई डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू। सो इस प्रकार क्योंकि संदर्भानुकूल भाषा का प्रयोग देखना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप पौराणिक इतिहास में देखें, पौराणिक जो उपन्यास में, कहानियों में, पिक्चर्स में, सिनेमास में देखें, या राजा महाराजा के दरबारों में देखें, तो बड़ों को आदर के साथ कहा जाता है कि पधारिए, तशरीफ लाइए। इस प्रकार के बहुत सारे जो वाक्य हम अच्छे अच्छे जो सुदृढ़ और वाक्य हम सुनते हैं, बहुत ही सुंदर वाक्य। यदि इनका प्रयोग हम पारिवारिक सदस्यों के साथ यदि करें तो हमें हास्यास्पद लगता है। अगर आपका पोता है, पोता से आप कहेंगे कि पधारिए, तशरीफ लाइए, या आपके जो भाई से आप कहेंगे कि पधारिए, तशरीफ लाइए, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा अटपटा सा हमें लगता है, क्योंकि उसमें गलती तो नहीं है, लेकिन संदर्भ वहाँ उपयुक्त नहीं लगता है। तो इस प्रकार आप निजी बात अलग होती है, निजी पत्राचार की बात अलग होती है। और वैसे जो अर्ध सरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर्स में जो वाक्यों का प्रयोग वहाँ निजी और कार्यालयीन जो स्तर के दोनों
प्रकार के जो वाक्यों की संरचना वहाँ होती है। इस प्रकार इस पर भी हमें जो ध्यान देना पड़ता है, जो विभिन्न संदर्भ में किस प्रकार हिंदी की अभिव्यक्ति करें और किस प्रकार हम उसका प्रयोग करें। जैसे आप जो साहित्यिक भाषा होती है, काव्यात्मक भाषा होती है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब कर, तो इस प्रकार का प्रयोग आप काव्यात्मक भाषा में वगैरह कर सकते हैं। जब गागर में सागर भरे, इस प्रकार आप साहित्यिक भाषा में इस प्रकार की हम इस प्रकार की अभिव्यक्ति होती है। और जहां आप जो अगर विज्ञापन की बात कहें तो क्योंकि वहां विज्ञापन का प्रयोग अलग सा रहता है, क्योंकि वहां आप लोग कागर में सागर भरते हुए बहुत ही आकर्षक ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से भावानुवाद देते हुए और कम शब्दों में अधिक तर जानकारी वहाँ देनी पड़ती है। और बहुत सारे ऐसे विज्ञापन है भारत में भी। पहले तो अभी तो टेक्सटाइल कंपनी एक विमल है और विजय कुमार साहब ये सब तो माहिर है, उसमें जानते हैं। ओनली विमल लिखा जाता है विज्ञापन में, केवल विमल, तो ओनली उसका जो अनकम्पेरेबल वर्ड है, क्योंकि और कुछ वहां कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि विमल की तुलना में और कोई जो इसका सामना नहीं कर सकती, ऐसे इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये सब आप विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली विमल से सब कुछ समझ में आ जाता है। क्योंकि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी जो विज्ञापन है, जो जीवन बीमा कंपनी का, जो कितना सुंदर लगता है। क्योंकि ड्राइविंग थ्रिल्स बट किल्स, हम तो देखते रहते हैं हाईवेज में जाते समय। सो इस प्रकार आप संदर्भ के अनुसार और स्थितियों के अनुसार भाषा की अभिव्यक्ति करनी पड़ती है। और उसके अतिरिक्त जो इस प्रकार का, क्योंकि जनरली ज्यादातर अपने जो छात्रों में हो या नागरिकों में हो, व्यक्तियों में हो, इस प्रकार के जो अन्य भाषा सीखते समय एक प्रकार का जो संकोच होता है, क्योंकि क्या मैं ठीक तरह से बोल पा रहा हूँ, मैं ठीक तरह से लिख पा रहा हूँ, मैं ठीक तरह से कह पा रहा हूँ, अदरवाइज ये क्या सोचेंगे, वे क्या सोचेंगे, इस प्रकार का जो मन में इस प्रकार के जो संकोच उसमें उनमें ना हो। क्योंकि कभी कभी जो अशुद्धियां होती हैं और गलतियां होती हैं, और उसका आप अवलोकन करें, आप स्वयं जो उसका रिकॉर्ड करें, आपके जो विचारों को, आपके जो वक्तव्य को, आपके जो भाषण को, और आप स्वयं सुने और उसकी गलतियों को आप पहचाने और उसको बाद में उसकी पुनरावृत्ति से आप बचें। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा था, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम इसी दृष्टि से हमें आगे बढ़ते रहना है किसी भाषा को, नई भाषा को सीखने में। और इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे जो संसाधन जैसे जो हिंदी भाषा को सीखने के लिए उपलब्ध हैं, और स्वतः प्रयास सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि आज जो भी अब जो विदेशी जो हिंदी भाषा सीख रहे हैं, वे स्वयं पत्र पत्रिकाएं पढ़ें, और ऑनलाइन में आजकल बहुत सारे जो पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध हैं हिंदी की। और पुस्तकालयों में भी, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में और जो अन्य जो राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालयों में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं और हिंदी की बहुत सारी जो पुस्तकें उपलब्ध हैं। और जब कभी जो मौका मिलता है, अवसर मिलता है, आप छोटे मोटे हिंदी कार्यक्रमों का संचालन करने का प्रयास करें। आपके विद्यालय में हो या आपके जो कार्यालय में हो या जो भी हो, आप स्वयं आगे आकर इन कार्यक्रमों का संचालन करने से आपके मन में जो झिझक होता है वो दूर हो जाता है। और उसके साथ जैसे अभी जो बहुत सारे अध्यापकों ने कहा था, क्योंकि हिंदी की राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे, और विश्व हिंदी सचिवालय की जो पत्रिकाओं में, प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे, और बहुत सारे जो शैक्षिक हिंदी सेवा संस्थाएं हैं विदेशों में, जैसे हिंदी से प्यार है, हिंदी की गूंज, बहुत सारे इस प्रकार की संस्थाएं हैं, और इनकी गतिविधियों में शामिल होते रहे। और जब कभी कुछ सम्मेलनों का आयोजन होता है, संगोष्ठियों का आयोजन होता है, हिंदी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, तो उसमें भाग लेने का प्रयास करें और उनसे हिंदी में
बात करने का प्रयास करें। और छुट्टी के दिनों में और वीकेंड्स में आप मंदिरों में जाइए और यात्रा स्थल में जाइए, तो आपको बहुत सारे प्रवासी भारतीय बहुत सारे आपको मिलेंगे और उनसे हिंदी में बात करने के लिए आप प्रयास करते रहें। इस प्रकार आपके जो मित्रता भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार जो कई हमें जो सोर्स संसाधन उपलब्ध है अपनी जो भाषा को विकसित करने के लिए, हिंदी भाषा में एक प्रकार का जो प्रवीणता हासिल करने के लिए। और अभ्यास से बढ़कर कोई भी और दूसरी बड़ी चीज नहीं है। अभ्यास से अद्भुत परिणाम हासिल हम कर सकते हैं और निरंतर प्रयासरत रहें और निसंकोच से हिंदी में बात करते रहें, अपने विचार अभिव्यक्त करते रहें और अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करते रहें और बेसिक ग्रामर की चीजों से अवगत होते रहें और भाषा की प्रकृति से परिचित होते रहें, हिंदी भाषा की प्रकृति से। मैं अंत में हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की पंक्तियों को सुनाकर समाप्त करना चाहता हूँ। विद्या देती नई कल्पना, कल्पना लाती नए विचार, नए विचारों से मिले ज्ञान, ज्ञान बनाए आपको महान। मैं पुनः एक बार विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव माधुरी रामधारी महोदया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसके साथ ही इस कार्यक्रम के जो संचालक काशीनाथ जी को और उसी प्रकार उप महासचिव शुभंकर जी को और हिंदी से प्यार है के संस्थापक अनूप भार्गव जी को और मेरे गुरुजी विजय कुमार मल्होत्रा साहब को और उसी प्रकार आज यहाँ उपस्थित कोलूर जी को, महादेव कोलूर जी को और अन्य कई जो भाषा विद्वानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यह अवसर प्रदान करने के लिए पुनः एक बार मैं धन्यवाद। इस प्रभाव उत्पादक अध्यक्षीय भाषण एवं उनके द्वारा दी गई विशेष जानकारियों के लिए डॉक्टर वी वेंकटेश्वर राव जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अब हम अपने आज के आभासी कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। मेरा मानना है कि आज इस मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों एवं हिंदी प्रेमियों के सम्यक प्रयास से यह अंत एक नई शुरुआत का उद्घोष होगा। इस मंच से सभी को औपचारिक विदाई देने के लिए तथा सभी मेहमानों एवं प्रतिभागियों को धन्यवाद देने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र को। मंच पर आपका स्वागत है सर। नमस्कार सबको मेरी ओर से और काशीनाथ जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपने कुशल रूप से मंच संचालन किया है। धन्यवाद सर। मैं विश्व हिंदी सचिवालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सब शरीक हुए। आप सबों ने अपनी ऊर्जस्विता के साथ इस कार्यक्रम को एक नई गति प्रदान की। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं सर्वप्रथम आभारी हूँ आदरणीय डॉक्टर वी वेंकटेश्वर राव जी का, सहायक महाप्रबंधक केनरा बैंक भाषा, आप भाषाविद भी हैं। आपने हिंदी प्रचार प्रसार के अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन किया और हिंदी प्रचार प्रसार के बारे में जैसा कि मैं कहूँगा कि आपने एक नैदानिक विमर्श किया कि हिंदी में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। इस संदर्भ में आपने जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा यहाँ भाषा अभियानियों के लिए जो उत्साह वर्धन किया, आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। मैं आभारी हूँ महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय की श्रीमती माधुरी रामधारी जी का, आपको बहुत बहुत आभार। आपके कुशल निर्देशन में यह कार्यक्रम आज पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहा है, पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न प्रतिभागियों का, जिन्होंने बड़ी कुशलता के साथ अपनी बात को हम सब के समक्ष रखा, साझा किया और निश्चित रूप से उनकी बातों से ये लग रहा था कि हिंदी में अभिव्यक्ति की जो चर्चा आज हम यहाँ कर रहे हैं
वो निस्संदेह वो सार्थक होता जा रहा है, क्योंकि आप सबकी अभिव्यक्ति असाधारण थी, विलक्षण रही। मैं सबसे पहले आभारी हूँ अवनी गुप्ता जी का, आप केन्या से जुड़ी हमारे साथ। आपने हिंदी प्रचार प्रसार की बात की, हिंदी के प्रगामी प्रयोगों के बारे में अपनी बात हम सबसे साझा की, और हिंदी प्रचार प्रसार की छोटी उम्र के बावजूद आपने हिंदी प्रचार प्रसार जैसे महनीय विषय पर बड़ी गंभीरता से, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। सचमुच आपकी बात से हम सहमत हैं कि जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। बहुत बहुत आभार आपका अवनी। मैं आभारी हूँ जाह्नवी श्रीवास्तव, जापान से जुड़े हैं आप। जापान में आपने हिंदी के बारे में चर्चा की, और सबसे बड़ी बात जो आपने हम सब से यहाँ साझा की कि आपके सहभागी हिंदी में रुचि रखते हैं, अभिरुचि रखते हैं, ये हम सब के लिए यहाँ उत्साहवर्धक है। हम सब के लिए निश्चित रूप से ये एक समझिए तो एक संजीवनी बूटी की तरह है कि हम कैसे भाषा अभियानियों का उत्साहवर्धन इससे होता है। और आपने जिस तरह से अपनी अभिरुचि के बारे में और हिंदी में, जापान में हिंदी के प्रचार प्रसार की बात की, उस सबसे हम सब बहुत प्रभावित हैं, आपकी बात की कहने की शैली से, जिस बेबाकी से आपने बात की। बहुत बहुत आभार जानवी आपका। मॉरिशस से जुड़ी त्रिशिता राम जीतन जी का मैं आभारी हूँ। आपने वनों के संरक्षण की बात की, आपने अरण्य पर चर्चा की, हिंदी भाषा की सूत्रात्मकता पर चर्चा की, हिंदी भाषा की एकात्मकता की और उसकी भूमिका के बारे में बात की। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ सुश्री नवनिधि जी गुप्ता जी का, केन्या से आप पधारी हैं, आप प्रधानाचार्य हैं। आप एक शैक्षिक प्रशासक की भूमिका में हैं, बावजूद आप बहुत बहुत प्रभावी तरीके से हमारे सामने आपने हिंदी की बात को, हिंदी की सभी सरोकारों को उठाया। बहुत बहुत आभार। मुझे उम्मीद है कि आपके निर्देशन में निश्चित रूप से केन्या में हिंदी भाषा शिक्षण का जो परिदृश्य है निस्संदेह पल्लवित, पुष्पित और संवर्धित होता रहेगा। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ डॉक्टर रमा पूर्णिमा शर्मा जी का, आप जापान से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जापान में हिंदी और पंजाबी की आप अध्यापिका हैं। हिंदी पत्रिका प्रकाशन के बारे में अपने प्रयत्नों से हम अपने विचारों को हम सबसे साझा किया। बहुत बहुत आभार। आपके इन महत् प्रयत्नों को नमन है, आपके इन भगीरथ प्रयत्नों को नमन है। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ डॉक्टर राज लक्ष्मी रोशनी जी, मॉरिशस से जुड़ी हैं। आपने मॉरिशस में हिंदी पठन पाठन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयत्नों को रेखांकित किया। ये सही बात है कि गिरमिटिया देशों में, मॉरिशस और अन्य देशों में भी हिंदी के प्रचार प्रसार की स्थिति काफी सुदृढ़ है, और हम सब निरंतर इस दिशा में लगे हुए हैं। और आपके प्रयत्नों के द्वारा आप जिस तरह से आप सब लोग, अभी मैं कुछ दिन पहले भी हिंदी कहानी कथन प्रतियोगिता में गया था आर्य सभा मॉरिशस हिंदी स्पीकिंग यूनियन की तरफ से, और देखा कि बच्चों में बड़ा उत्साह है। तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हम सब, ये सब आप लोगों के प्रयत्न हैं, जिससे कि मॉरिशस में हिंदी की दशा और दिशा इतनी सुदृढ़ है और उसके प्रचार प्रसार का फलक इतना व्यापक है। बहुत बहुत आभार आपके प्रयत्नों को। बहुत बहुत आभार। मैं आभारी हूँ सोमदत्त काशीनाथ जी का। सोमदत्त काशीनाथ जी, आप एक कुशल मंच संचालक हैं। सोमनाथ काशीनाथ जी से विश्व जो हिंदी स्पीकिंग यूनियन के कार्यक्रम में भी मुलाकात हुई थी। आप एक अध्यापक के रूप में एक सफल अध्यापक हैं और कुशल मंच संचालक भी हैं। बहुत बहुत आभार आपको। मैं इस परिचर्चा में सहभागी बने उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ कि जिन्होंने आज इस परिचर्चा को एक नई गति प्रदान की, नई ऊर्जा प्रदान की। और इसमें सबसे पहले मैं परमादरणीय डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी का आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ डॉक्टर हेमचंद्र पांडे जी का। मैं आभारी हूँ ऋतु ननन पांडे जी का। मैं आभारी हूँ सोनू कुमार जी का। मैं आभारी हूँ महादेव कोलूर जी का। और बिल्कुल सही, आप लोगों ने जिस तरह से चर्चा में गति प्रदान की, हमें एक दिशा निर्देश आपसे मिला कि कैसे हिंदी की दशा और दिशा में जिन प्रतिभागियों ने यहाँ जो उपस्थित थे, जो शरीक हुए, प्रतिभागिता दी, उनमें क्या समन्वय होना चाहिए, क्या सूत्र होना चाहिए, आपने जो एक निष्कर्ष के रूप में हमारे सामने रखा, उस सब के लिए हम आपके आभारी हैं। मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा निदा फाजिल, क्योंकि ये सब साझी प्रयास है हम सब का। हम सब यहाँ भाषा अभियानी है या भाषा शिक्षार्थी हैं। तो मैं निदा फाजली के शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा कि सांसें जितनी मौजें उतनी, सबकी अपनी अपनी गिनती, सदियों का इतिहास समंदर, जितना तेरा उतना मेरा। मैं चाहता हूं कि इस साझे प्रयत्नों के साथ
विश्व हिंदी सचिवालय के सरोकार में जुड़िए। ये आपका काम है, ये मेरा काम है, ये हम सब का काम है। ये अहम है, ये आवाम है, ये वयम है, ये सबका काम है। मुझे लगता है कि हम इस अहम आवाम वयम के साथ मिलकर के जब इस कार्य को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने इस मिशन में सफल होंगे और निश्चित रूप से हिंदी एक दिन विश्व भाषा के रूप में अधिकाधिक रूप से प्रतिष्ठित हो सकेगी। बहुत बहुत आभार पुनः एक सबका, आप सबका हार्दिक नमन, तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय मॉरिशस। धन्यवाद सर। हम कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। नमस्ते।